दोस्तों कहते हैं बिहारी जब मोहब्बत देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं और जब फैसला सुनाते हैं तो एग्जिट पोल सारे राजनीतिक पंडित और दिल्ली के बंद कमरों में बने सारे समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं। 14 नवंबर 2025 का दिन बिहार के राजनीति में एक ऐसे ही भूचाल की तरह आया जिसने कईयों के राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान लगा दिया और कईयों को अर्श पर पहुंचा दिया। हवा तो थी कि एनडीए की सरकार बन रही, मगर इस तरह की सुनामी आएगी इसका अंदाजा शायद ही किसी को था। विपक्ष कहता रह गया कि वोट चोरी हुई है, लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम में धांधली हुई है, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे वंशवाद पर विश्वास की और काम चोरी पर विकास की जीत बताया। लेकिन सच हमेशा की तरह इन दोनों के बीच कहीं ऐसा फंसा है। क्या ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा है या बिहार ने 2025 में देश के राजनीति को कोई बड़ा संदेश दे दिया है? नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत और आज हम समीक्षा करेंगे कि बिहार के इस जनादेश की जो राजनीति के छात्रों के लिए एक केस स्टडी और पार्टियों के लिए एक आईना बन गया है। पूरे देश में चौराहे पे, चौपाल पे, गांव में, शहर में लगातार चर्चा। परिणाम हुए तीसरा दिन है, लेकिन चर्चाओं का बाजार भी बहुत गर्म है। गर्म जितना पक्ष के लिए है उससे कई गुना ज्यादा विपक्षों के लिए, और बिहारी नहीं बल्कि भविष्य में होने वाले जो चुनाव हैं, विपक्षी दल के नेता हैं, जहां उनकी सरकारें हैं, जहां उनकी सरकारें नहीं हैं। तो आज हम दर परत दर खोलेंगे कि एनडीए ने वो कौन सा जादू चलाया जो विपक्ष समझ नहीं पाया, और महागठबंधन ने वो कौन सी आत्मघाती गलतियां की जो एक जीता हुआ चुनाव उनके हाथ से रेत की तरह फिसल गया। अगर उदाहरण की बात कर लें तो इसका जो एक उदाहरण या कंपेयर कर सकते हैं वो पीछे हुए हरियाणा की हार से कर सकते हैं। वहां पर सबको एक अंदाज था कि सरकार कांग्रेस की आएगी, लेकिन परिणाम आपने देखा। उस परिणाम के बाद की अगर बात कर लें, क्योंकि बिहार के राजनीति पे हमने कम से कम दसियों बार चर्चा की होगी, दसियों बार आपको बताने का प्रयास किया कि यहां कोई भी पार्टी 243 सीटें अब तक बड़ी से बड़ी पार्टियां में नहीं लड़ी हैं। यह वीडियो 2 पार्ट में है, जिसमें हम दूसरे पार्ट में खास तौर पर प्रशांत किशोर की बात करेंगे। राजनीति के पंडित जब जाति और धर्म के समीकरणों में उलझे थे, तब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी चुपचाप बिहार के घर घर में एक साइलेंट आर्मी तैयार कर रही थी। एक ऐसी सेना जिसे ना नारों की जरूरत थी ना झंडों की। इस सेना का नाम था जीविका दीदियां और इनका हथियार बना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसे सिर्फ योजना कहना भूल होगी, ये एक मास्टर स्ट्रोक था और एक मनोवैज्ञानिक दांव भी था। कल्पना कीजिए, चुनाव से ठीक पहले 26 सितंबर को, फिर 3 अक्टूबर को और 6 अक्टूबर को किस्तों में बिहार की 1.41 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए पहुंचते हैं। ये सिर्फ पैसा ही नहीं था, ये एक उम्मीद थी, एक सम्मान था, अपने पैरों पर खड़े होने का एक जरिया था। जब विपक्ष इसे रेवड़ी कल्चर, जब चुनावी घूस बता रहा था, तब एनडीए का बूथ लेवल मैनेजमेंट जमीन पर एक और कहानी गढ़ रहा था। गांव में यह अफवाह फैल रही थी, या शायद बड़ी चतुराई से फैलाई गई, कि अगर वोट नहीं दिया तो 10,000 रुपए वापस चले जाए। अब आप इसे डर कहिए या सम्मान, नतीजा ये हुआ कि बिहार में महिला वोटरों का सैलाब आ गया। मतदान के दिन पुरुषों के मुकाबले 8% ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं था, ये एक सुनामी थी। लेकिन ये सिर्फ 10,000 का लालच नहीं था, ये 2 दशकों के विश्वास का नतीजा था, जो 2005 से महिलाओं ने नीतीश की सरकार पे, नीतीश के राज पर भरोसा जताया। नीतीश कुमार को अपना वो भाई दिखा जिसने सालों पहले साइकिल योजना देकर उन्हें स्कूल भेजा था। उन्हें वो बेटा दिखा जिसने शराबबंदी करके घर का माहौल सुधारा था, और अब उन्हें वो मसीहा दिखा जो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का एक मौका दे रहा था। यही नहीं, चुनाव से ठीक पहले आशा वर्कर्स की सैलरी 1,000 से बढ़ाकर 3,000 कर दी गई। ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय भी दोगुना कर दिया गया। ये वो जमीनी कार्यकर्ता थी जो घर घर जाकर सरकार का मौन प्रचारक बन गई थी। आप समझने का प्रयास करिए कि क्योंकि इतनी प्रचंड बहुमत के बाद जो क्यास लगाए जा रहे हैं, क्यास एक अलग विषय है, लेकिन इन बातों का इतना बड़ा असर पड़ेगा कि जिसका मतलब आप अगर स्वयं में चर्चा करें तो एनडीए गठबंधन भी मुझे लगता है परिणाम के बराबर की सीटों की अपेक्षा उसे भी नहीं थी।
इस महिला फैक्टर ने जाति की दीवारों को तोड़ दिया, धर्म के बंधन को लांग दिया, सीधे सुशासन बाबू के नाम पर बटन दबा दिया। और यह एनडीए का वो ब्रह्मास्त्र था जिसका जवाब तेजस्वी और राहुल गांधी के तर्कस में था ही नहीं। और दोस्तों बात करते हैं दूसरे कारण की। अगर महिला वोटर एनडीए की जीत की नींव थी तो उस पर एक अभेद इमारत खड़ी की सोशल इंजीनियरिंग ने। राजनीति की इस प्रयोगशाला में अमित शाह और नीतीश कुमार की जोड़ी ने एक ऐसा परफेक्ट रेनबो का कोएलिशन या इंद्रधनुषी गठबंधन बनाया जिसे तोड़ना विपक्ष के बस में था ही नहीं। चलिए समीकरण को और बारीकी से समझते हैं। एक तरफ था बीजेपी का कोर सवर्ण वोटर जो दशकों से उनके साथ खड़ा था, उसमें जुड़ा नीतीश कुमार का 26% का विशाल अति पिछड़ा यानी ईबीसी वोट बैंक, जो नीतीश को अपना नेता मानता है, अपना भाई मानता है और अपना चरित्र मानता है। और फिर इस बार हुआ सोने पे सुहागा। एनडीए ने अपने पुराने साथियों को घर वापस लाने का जो एक अभेद्य किला तैयार किया। चिराग पासवान जो पिछले चुनाव में नीतीश के लिए विलन बने हुए थे, इस बार हनुमान बनकर अपने साथ 5.5% पासवान वोटर लेकर आए, जिसने 19 सीटें अपने नाम कर ली। उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समाज को साधा, जिनकी आबादी लगभग 8% है। जीतन राम मांझी ने मुसहर जाति को एनडीए के पाले में लाकर खड़ा कर दिया। यह सिर्फ जातियों का जोड़ नहीं था, एक परसेप्शन बनाने की लड़ाई थी। और एनडीए का यह संदेश कि हमारे साथ समाज का हर तबका, जबकि महागठबंधन उस दिन भी और आज भी अपने पुराने उसी एम वाई फैक्टर समीकरण से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जबकि अगर देखा जाए तो मुसलमानों को वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार को कि झोली में भर भर के आया है। आरजेडी ने मुकेश सहनी को साथ लेकर अति पिछड़ों को साधने की कोशिश जरूर की, लेकिन यह बहुत देर में उठाया गया कदम था, एक आधा अधूरा कदम था। दूसरी तरफ महागठबंधन के घर में आग लगना बंद ही नहीं हुआ, बिल्कुल लगी हुई थी। सीट शेयरिंग को लेकर आपने देखा होगा कि पहले चरण का नामांकन की डेट समाप्त, दूसरे चरण के नामांकन की डेट की समाप्ति, लेकिन महागठबंधन के नेता आपस में सरफटोल कर रहे थे। मैसेज बहुत नेगेटिव गया। करीब 1 दर्जन सीटों पर तो कांग्रेस और आरजेडी के ही उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे थे। इसे नाम दिया गया फ्रेंडली फाइट, बल्कि फ्रेंडली फाइट नहीं थी, जनता सब कुछ समझती है, इसलिए कहा गया है भाई ये पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन ये सेल्फ गोल था जिसने महागठबंधन की नाव को मझधार में डुबाया नहीं, बल्कि रसातल में ले जाके तोड़ भी दिया और खत्म भी कर दिया। एनडीए की जीत सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग और योजनाओं का नतीजा नहीं थी, ये उस अथक 24 घंटा 365 दिन चलने वाली चुनावी मशीन का भी परिणाम था, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अब महागठबंधन के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर पर व्यस्त थे। तब अमित शाह बिहार की धूल भागते नजर आए, 30 से ज्यादा रैलियां कर चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पन्ना प्रमुखों से बात कर रहे थे। एक तरफ एक ऐसी फौज थी जो युद्ध के लिए हर पल तैयार थी, और दूसरी तरफ एक ऐसी सेना जिसका सेनापति युद्ध के सबसे अहम मौके पर मैदान से ही गायब था। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पदयात्रा के बाद चुनाव के सबसे नाजुक दौर में राहुल गांधी की विदेश यात्रा ने कांग्रेस को एक कमजोर ही नहीं किया, उनके अपने ही नेता पे सवाल उठाया। और जनता की जो अविश्वास की मोहर थी वो 14 नवंबर के परिणाम में 6 और 11 के वोटों में पड़ते वक्त दिखे। जमीन पर कांग्रेस का संगठन शून्य था। नतीजा कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ी और रिजल्ट सिर्फ 6 जीत पाई। अगर इसकी स्ट्राइक रेट की बात कर ले तो एआईएमएम जिसने 5 सीटें जीती और लेफ्ट पार्टियों से भी बदतर था। कांग्रेस इस गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। उसने एक बड़ी पार्टी आरजेडी को भी अपने साथ नीचे नहीं लिया, बल्कि उसे भी डुबाने का पूरा काम किया। एक तरफ जहां तेजस्वी रात दिन इस बड़े एनडीए गठबंधन, इस बड़े समीकरण के साथ लड़ रहे थे, वहीं कांग्रेस बिल्कुल गायब थी। आरजेडी के समर्थक और कई विश्लेषक वोट चोरी का रोना तो रोते रहे, लेकिन अपनी पार्टी की कमजोरी या उन्हें काम चोरी को नहीं देख पाए। जब आप जमीन पर बूथ मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जब आपके नेता कार्यकर्ता में जोश भरने की बजाय दिल्ली में बैठे रहेंगे, तो आप सिर्फ नारों, हवाई वादों पर बिहार जैसे जटिल राज्य को चुनाव जीत पाए, वो असंभव दिख रहा है। दोस्तों एक बात और कहना चाहेंगे, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने को जो चकनाचूर किया, उसमें एक बहुत बड़ा डर था उस जंगल राज का। जंगल राज 20 साल की नीतीश सरकार में आप जंगल राज की धूल
को धूलभरित भी नहीं कर पाए। वो उसी तरीके से नए सिरे से चुनाव के दौरान खड़ा हो जाता है लालू यादव के रूप में, एक शैतान का रूप हो जाता है उसका, उस जंगल राज का। और जंगल राज में तेजस्वी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती। तेजस्वी ने हर घर सरकारी नौकरी की बात की, ये कितने बड़े बदलाव की बात थी, लेकिन वो बिहार की 35 साल से ऊपर की उस पीढ़ी को ये यकीन नहीं दिला पाए कि उनकी आरजेडी यानी लालू की आरजेडी से कुछ अलग है। बीजेपी ने चुनाव के आखिरी दौर में जंगल राज के जिन्न की बोतल से बाहर वो जिन्न निकला और वो इतना बड़ा हथियार बना कि तेजस्वी के सारे वादे उसके साये में छिप गए। वो पीढ़ी जिसने 90 के दशक में अपहरण, लूट, अराजकता का वो दौर देखा था, और किसी भी कीमत पर उस दौर में वापस नहीं जाना चाहती। तेजस्वी यादव उस नैरेटिव को के काउंटर करने में पूरी तरह से फेल रहे। अब अकेले पूरी टीम फेल रही। वो ये विश्वास नहीं दिला पाया कि अगर वो सत्ता में आए तो वो जंगल राज दोबारा वापस नहीं आएगा, कानून का राज कायम होगा, या एक नई आरजेडी जो नए विजन के साथ काम करेगी, वो इस चुनाव में पूरी तरह नाकाम रही। तो सवाल फिर वही है, बिहार में वोट चोरी नहीं हुई तो इसका उत्तर तो चुनाव आयोग को साफ कारण ही चाहिए। ईवीएम पर सवाल है, वोटर लिस्ट पर सवाल है, चुनाव आयोग की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ वोट चोरी के दम पर गठबंधन 200 सीटें या उससे ज्यादा की सीटें जीतने में कामयाब हुआ? आखिर में एनडीए की ये प्रचंड जीत योजनाओं की सटीक डिलीवरी, परफेक्ट सोशल इंजीनियरिंग, अथक सांगठनिक मेहनत और सबसे बढ़कर विपक्ष की ऐतिहासिक कमजोरी का एक मिला जुला नतीजा है। महागठबंधन को अगर भविष्य वापसी करनी है या चुनाव लड़कर अपनी मजबूती दिखानी, जनता के मुद्दों पे खड़ा होना है, तो बहाना छोड़कर के जमीन पे काम करना पड़ेगा और वो विश्वास दिलाना पड़ेगा जो अब तक दिलाने में नाकामयाब रहे। मित्रों, गुजरात और बंगाल के बाद बिहार एक ऐसा राज्य बना है जहां अगर हम विधानसभा के पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 5वीं बार मुख्यमंत्री, अगर शपथ ग्रहण की बात कर ले तो 11वीं बार मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेने की तैयारी में नीतीश कुमार है। पार्टी निर्णय क्या लेती है, गठबंधन निर्णय क्या लेता है, बात का विषय है। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहेंगे, जाति और धर्म से उठकर वोट अगर नहीं पड़ता तो जिस मुस्लिम वोटर्स को, जिस मुस्लिम महिलाओं के वोटर की बात आरजेडी बार बार करती रही, वो वोटर या परसेंटेज की बात कर लें तो उन विधानसभा सीट में अगर 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी को मिली तो 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। मुस्लिम महिलाओं ने भी इस बार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को खूब वोट दिया है। जाति और धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियों को विचार करना पड़ेगा कि भविष्य में वो राजनीति कैसे करें, क्योंकि ये 2025 का जो परिणाम है, खासकर बिहार का, ये आने वाली कई विधानसभा और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा। या ये कहें कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव के परिणाम थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का रथ 240 पे रुका, गठबंधन की सरकार बनी और 2 ऐसे पहिए जुड़े नायडू और नीतीश के रूप में, उन सारे क्यासों पर एक तरीके से ये कहिए कि पैचअप करते हुए, रफू करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की जीत में आने वाले भविष्य के चुनाव, चाहे वो बंगाल के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे किन्हीं अन्य राज्यों के, एक नई दिशा सरकार के लिए, गठबंधन के लिए और बहुत बड़ी सोच का विषय विपक्षी नेताओं के लिए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, या 29 के चुनाव में विपक्षी महागठबंधन के लोग। दोस्तों, बिहार के चुनाव अपने आप में और इसके परिणाम की चर्चा बरसों तलक इतिहास में लिखी जाएगी, क्योंकि जेपी आंदोलन, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद या देश में बहुत सारे ऐसी घटनाएं या ऐसे मूवमेंट आए, उसके बावजूद भी इस प्रचंड जीत के आंकड़े को छूने में नाकामयाब रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो वहां नंबर 2 की पार्टी होती थी, उसने साबित किया नंबर 1 पर अकेले बीजेपी है। नीतीश कुमार जो उसके नेता है, वो नंबर 2 पर उनकी पार्टी है। यानी महाराष्ट्र की जो बात लोग कहते थे, शिंदे को लेके कहते थे मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मेरा इस पे कोई मैं निर्णय या मैं कोई खबर देने की उसमें नहीं हूं, वो गठबंधन और एनडीए और नीतीश कुमार, जेडीयू, भाजपा जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया
कि वो बिहार में भी नंबर 1 है। और अगले वीडियो में हम फिर आपको बात करेंगे आपसे प्रशांत किशोर के बारे में। इसलिए हमने प्रशांत किशोर की इस पर चर्चा नहीं की कि राजनीति चाणक्य अपनी बनाई हुई रणनीति पे फेल कैसे हो गए। नमस्कार दोस्तों, आपका आभार, धन्यवाद। आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। मैं मनोज मिश्रा, और पुनः आपसे अनुरोध करेंगे कि आपका प्यार, आपका लगाव बना रहे, जिससे टीम की मोरल वैल्यू और उनकी मेहनत में जो सफलता के कुछ अंश होते हैं वो आपकी लाइक से, आपके शेयर से, आपके कमेंट से मिलते हैं। धन्यवाद।